अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है भाई। बातों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और रिग्रेशन कोरिलेशन को मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं। और अब जो चीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं वो है आर यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की कैलकुलेशन। मैं यहाँ पे कुछ यूनिट्स लिखता हूँ, ठीक है ना। पिछली वाली एग्जांपल्स लिखता हूँ। अच्छा, यूनिट्स को जनरली हम एक्स से डिनोट करते हैं और लेट्स से 0, 1, 2 और 3 ये कुछ x की वैल्यूज़ हैं, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लेट्स से कॉस्ट की y की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और वो है 30 हाँ चलो सही है, 30, 40, 53 और 62, ठीक है ना। अब देखो, मैंने डेटा जो है ना वो ऐसा नहीं बनाया कि जिसमें हमारा r जो है ना वो +1 आए, लेकिन ये बात सबको नज़र आ रही है कि जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं वैसे वैसे कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना। पिछली वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि उसमें ये बात डिस्कस करी थी कि ज़रूरी नहीं है कि कॉस्ट हमेशा यूनिट्स की वजह से ही इंक्रीज़ हो। दूसरी बातें भी हो सकती हैं, सप्लायर ने डिस्काउंट दे दिया, कॉस्ट कम, प्राइस बढ़ गई, कॉस्ट ज़्यादा। मिसाल के तौर पर आप किसी दिन एक यूनिट लेने गए, 40 रुपए का मिला, अगले दिन उसने बोला यार एक यूनिट खरीदोगे मैं 35 का लगाऊंगा, आज मैंने सेल लगाई है। उसके अगले दिन गए एक यूनिट खरीदने के लिए, उसने बोला यार महंगाई आ गई है, अब वो 50 का मिलेगा। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है ज़्यादा चीज़ें खरीदने पर ज़्यादा पैसे जाएंगे, ज़्यादा खर्चा होगा। ज़रूरी तो नहीं है ना, नहीं ज़रूरी नहीं है। अब हम एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। हम एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है ना। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मैंने फॉर्मूला बताया था, बस सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस करवानी है कि कैलकुलेट कैसे होगा। और वो आर से डिनोट होता है और उसका फॉर्मूला मैं वापस से लिख देता हूँ, n टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई अंडर रूट n टाइम्स समेशन ऑफ x स्क्वेयर माइनस समेशन ऑफ x होल स्क्वेयर, और दूसरी जगह पर n टाइम्स समेशन ऑफ y स्क्वेयर माइनस समेशन ऑफ y होल स्क्वेयर, ठीक है। अच्छा भाई, अब अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं, 0, 1, 2, 3। हमारे पास y की वैल्यूज़ हैं, y की वैल्यूज़ है 30, 40, 53, 62, ठीक है ना। हमारे पास एक्स स्क्वेयर की वैल्यूज़ हैं 0, 1, 4, 9। हमारे पास वाई स्क्वेयर की वैल्यूज़ आ सकती हैं, 30 का स्क्वायर करो, 30 का स्क्वायर जो है वो बन जाएगा हमारा 900। 40 का स्क्वायर कितना बनेगा, 1600। 53 का स्क्वायर कितना बनेगा, 2809। 62 का स्क्वायर कितना बनेगा, 3844, ठीक है। अच्छा, अब इसको ऐड करते हैं हम, ठीक है ना। 1 + 2 + 3 इज 6। अच्छा, इसको अगर हम ऐड करते हैं 30 + 40 + 53 + 62 विच इज़ 185। अच्छा, इसको अगर हम ऐड करते हैं 1 + 4 + 9 विच इज़ 14। अच्छा, हम वाई स्क्वायर को ऐड करते हैं विच इज़ 900 + 1600 + 2809 + 3844 विच इज़ 9153, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा हमें x इंटू वाई की वैल्यूज़ भी चाहिए, तो
0 into 30 is 0, 1 into 40 is 40, 2 into 53 is 106, 3 into 62 is 186. इन सबको ऐड भी कर देते हैं और ये बन जाता है 332. ठीक है. अच्छा, अब जो है वो हम अपना आर पहले तो कैलकुलेट करते हैं. आर कैलकुलेट करने के लिए एन एज पेयर ऑफ वैल्यूज़, मेरे पास 1 2 3 4 पेयर ऑफ वैल्यूज़ हैं, मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ एक्स वाई यानी कि 332 माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई यानी कि 6 इंटू 185 डिवाइडेड बाई, और डिवाइड के नीचे आएगा अंडर रूट, और यहाँ पर आएगा n टाइम्स यानी कि 4 टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 14 माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर यानी कि 6 का होल स्क्वायर, और दूसरी जगह पर आएगा n टाइम्स यानी कि 4 टाइम्स समेशन ऑफ वाई स्क्वायर यानी कि 9153 माइनस समेशन ऑफ वाई होल स्क्वायर यानी कि 185 का होल स्क्वायर. ठीक है. चलो अब इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं. 4 इंटू 332 माइनस 6 इंटू 185, ऊपर आ रहा है 218. अच्छा, नीचे 4 इंटू 14 माइनस 6 इंटू 6 यानी कि अंडर रूट के नीचे एक तो आ रहा है हमारा 20. अच्छा, और क्या आ रहा है 4 इंटू 9153 माइनस 185 का स्क्वायर यानी कि 2387. तो 2387 इंटू 20 अंडर रूट में आ रहा है नीचे, और 218 डिवाइडेड बाय आंसर इज तकरीबन आर की जो वैल्यू बन रही है वो है 0.9977. ठीक है. देखो आर जो है वो आना तो पॉजिटिव चाहिए था, पॉजिटिव आ रहा है. आप जब पास पेपर्स के सवालात करोगे बहुत सारे ऐसे सवालात होंगे जिसमें आर नेगेटिव भी आएगा, आर पॉजिटिव भी आएगा. पॉजिटिव आ रहा है बिकॉज जब x इंक्रीज होता है तो y भी इंक्रीज होता है, लेकिन एग्जैक्टली +1 नहीं आ रहा. +1 कब आता है? जब x के इंक्रीज का y के इंक्रीज के साथ जो रेशियो बनता है वो हमेशा सेम हो. ठीक है. यहाँ पर हमेशा रेशियो जो है वो सेम नहीं है. कभी x 1 से इंक्रीज होता है तो y 10 से इंक्रीज होता है, कभी x 1 से इंक्रीज होता है तो y 13 से इंक्रीज होता है, कभी x 1 से इंक्रीज होता है तो y 9 से इंक्रीज होता है. ठीक है ना. अच्छा, अब ज़रा एक और बात देखो. लेट से कुछ x की वैल्यूज़ हैं, कुछ y की वैल्यूज़ हैं. ठीक है ना. 0 1 2 3 y की वैल्यूज़ हैं. लेट से 0 10 20 30. रेशो सेम है, रेशो सेम है यानी कि अगर x 1 से इंक्रीज होता है तो y 10 से इंक्रीज होता है. यस सर सेम है. और कितना आएगा? +1 आएगा. अच्छा सर, अगर ऐसा हो x की वैल्यूज़ 0 1 2 3, y की वैल्यूज़ 0 10 20 31, और सर अगर ऐसा हो 0 1 2 3, y की वैल्यूज़ 0 10 22 31. अच्छा सर, अगर ऐसा हो x की वैल्यू 0 1 2 3, y की वैल्यूज़ 0 9 25 37 या 30 या चलो 30. देखो ये जो पहला वाला केस है, पहला वाला केस है x 1 से इंक्रीज हुआ, y 10 से इंक्रीज हुआ, x 1 से इंक्रीज हुआ, y 10 से इंक्रीज हुआ, x 1 से इंक्रीज हुआ, y 11 से इंक्रीज हुआ. तो चेंजेस प्रोपोर्शनल तो नहीं है, थोड़े से डिस्टर्ब्ड है. लेकिन डिस्टर्बेंस कितनी है सर? एक जगह पर डिस्टर्बेंस है, वो भी 11 से इंक्रीज हो गया, 10 से होना चाहिए था. छोटी सी डिस्टर्बेंस है. दूसरा सिनेरियो, x 1 से इंक्रीज हुआ, y 10 से इंक्रीज हुआ, x 1 से इंक्रीज हुआ, y 12 से इंक्रीज हुआ, x 1 से इंक्रीज हुआ, y 9 से इंक्रीज हुआ. सर दो जगह डिस्टर्बेंस है और थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है. तीसरे केस की बात करते हैं. x 1 से इंक्रीज हुआ, y 9 से इंक्रीज हुआ, x 1 से इंक्रीज हुआ, y 16 से इंक्रीज हुआ, x 1 से इंक्रीज हुआ, y
5 से इंक्रीज हुआ, सर यहाँ तो और ज़्यादा डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। तो तुम एक तरह से आसान लफ्ज़ों में ये सोच लो, जहाँ पर डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी ना वहाँ का R 0 की तरफ जाना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से मुझे नहीं पता, कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन लेट से अगर यहाँ पर R+1 है, यहाँ तो R+1 होगा, बिल्कुल सीधा सीधा मामला है। और अगर फॉर एग्जाम्पल लेट से यहाँ पर R जो है ना वो 0.99 है, तो यहाँ पर R जो होगा ना वो 0.99 से कम होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल हो सकता है 0.8 होगा, और यहाँ पर और कम होगा, फॉर एग्जाम्पल लाइक हो सकता है कि 0.7 होगा। जितनी डिस्टर्बेंस इंक्रीज होती जाएगी उतना R 0 की तरफ जाता रहेगा। ठीक है, सारी चीजें हैं पॉजिटिवली कोरिलेटेड, लेकिन R की वैल्यू ये बताती है कि रेशो कितनी ज्यादा बार मेंटेन रहा। अगर +1 की तरफ है यानी कि वो परफेक्टली रिलेशन में कुछ चल रहा है, एसोसिएशन में चल रहा है। अच्छा सर, अगर बिल्कुल ही डिस्टर्ब्ड हो, फॉर एग्जाम्पल जब x 0 था तो y जो है ना वो 100 था, फिर जब x 100 हुआ तो y जो है ना फिर भी 100 था, जब x जो है ना वो एक और बार जब 100 था तो y जो है 0 था, जब x 0 था तो y एक बार 0 था, जब x की वैल्यू 50 थी तो y की वैल्यू 20 थी, जब x की वैल्यू 50 थी तो एक बार y की वैल्यू 80 भी थी, जब x की वैल्यू 50 थी तो y की वैल्यू एक बार शायद 10 थी, जब x की वैल्यू 90 थी तो y की वैल्यू जो है ना वो 20 थी, जब x की वैल्यू 90 थी तो y की वैल्यू जो है ना वो 90 थी। यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है ना, कभी y कम होता है x ज़्यादा होता है, कभी x ज़्यादा होता है y भी बहुत ज़्यादा होता है, कभी x ज़्यादा होता है y कम होता है, कभी x कम होता है y भी बहुत कम होता है, कभी x जो है वो कम नॉर्मल होता है y कम होता है, कभी x नॉर्मल होता है y बहुत ज़्यादा होता है, कभी x नॉर्मल होता है y बहुत कम होता है, कभी x ज़्यादा होता है y बहुत कम होता है, कभी x ज़्यादा होता है y भी बहुत ज़्यादा होता है। कोई हमारे पास लिंकेज या एसोसिएशन क्लियर नज़र नहीं आ रही। इस केस में क्या होगा, वही वाला केस वेट और IQ लेवल वाला जो मैंने पहले एक एग्जांपल डिस्कस करी, इस तरह का कोई केस होगा, एसोसिएशन नज़र ही नहीं आएगी और R जो है ना वो 0 या 0 के करीब आएगा। R की वैल्यू 0 या 0 के बहुत करीब आएगी। ठीक है ना, तो ये R की वैल्यू हो गई जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसकी रेंज -1 से लेकर +1 के बीच में होती है। अगर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड डेटा है तो +1, अगर सिर्फ पॉजिटिवली कोरिलेटेड डेटा है तो 0 और +1 के बीच में, अगर कोई कोरिलेशन है ही नहीं तो 0, नो कोरिलेशन या 0 के आसपास बिल्कुल। अगर परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड डेटा है तो -1, अगर नेगेटिवली कोरिलेटेड डेटा है तो -1 और 0 के बीच। ठीक है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो इस रेंज में चलता रहता है। ठीक है भाई।